Hello class 12 students, welcome to today's online class, and today we are going to start a very interesting chapter which is chapter 4, moving charges and magnetism. Till now we have studied, अभी तक हमने पढ़ लिया है कि अगर एक चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसके बारे में पढ़ा जाता है, और अगर एक चार्ज रुका हुआ है एट रेस्ट है देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड अराउंड इट. उसके बारे में फिर आगे हमने वी केम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग इट इन चैप्टर 1. देन वी केम टू नो दैट बिकॉज ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी देयर, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी देयर एंड मैनी मोर थिंग्स, कैपेसिटेंस. फिर धीरे धीरे हम पहुंचे जब चार्ज तीसरे चैप्टर में हमने मूव करके दिखाया. चार्ज मूव हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट वाज देयर, पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी देयर. देन वी केम टू नो रेजिस्टेंस. Then we came to know a lot more things, Wheatstone bridge, Kirchhoff's law, meter bridge, potentiometer. ये सब जानने के बाद अब हम पहुंचे हैं चैप्टर 4 which is moving charges and magnetism. और हम लोग यहाँ पे इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मूविंग चार्जेस है, चार्ज मूव हो रहा है. मगर उसके पहले मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज मैग्नेट, और मैग्नेट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से आगे भी पढ़ेंगे, एक चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे. मगर अभी हम लोग ये मैग्नेट के बारे में ये जानना चाहते हैं कि मैग्नेट असल में दूसरे मैग्नेट पे फोर्स कैसे लगाता है. मान लो एक मैग्नेट यहां पे है नॉर्थ साउथ, तो दूर रखे एक मैग्नेट पे ये फोर्स लगाता है. क्या लगाता है? हाँ लगाता है भाई. बिना टच किए, बिना इसके पास जाकर इसको कांटेक्ट किए ये फोर्स लगा लेता है इतने दूर से. जस्ट इमेजिन दैट इफ यू वांट टू मूव एनीथिंग, you want to apply a force on any object, you have to go there and apply a force. You have to come in contact. अगर आपको दूर से भी उस पर फोर्स लगाना है तो कुछ चीज से उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप फोर्स लगाएंगे. बट हाउ अ मैग्नेट कैन डू दैट? इन द सेम वे जैसे कि चार्ज अप्लाई करते थे फोर्स. याद आ रही बात? एक चार्ज दूसरे चार्ज पे अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये फोर्स लगा सकता था. वैसे ही कुछ यहां पे हो रहा होगा. यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे चार्ज इसलिए लगा रहा है क्योंकि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है. याद आ रही वाली बात? 10th में भी पढ़े थे, है ना? मैग्नेटिक फील्ड. हम बार मैग्नेट के बारे में अभी बात नहीं करने वाले. बार मैग्नेट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. अभी हम लोग अभी ताजा पढ़ के आए हैं चार्जेस के बारे में. तो क्या चार्जेस से रिलेटेड भी कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, उसके बारे में जानेंगे. जान भी चुके हैं और उसको जानेंगे अच्छे से. मगर मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये बात तो हमने जान गए. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली व्हाट. देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो दूर में भी रखे एक मैग्नेट पे फोर्स लगाने के लिए मैग्नेट को हेल्प करती है ना. मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली व्हाट? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, the space around a magnet where it can apply or where the force can be experienced due to it is called magnetic field. क्या ये बात समझ में? क्या बात बोला मैंने? कि एक ऐसा स्पेस, एक मैग्नेट के आसपास का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर उस मैग्नेट के द्वारा फोर्स को, पैदा होने वाले फोर्स को महसूस किया जा सकता है. मगर वो हम और आप नहीं महसूस करने वाले उसके फोर्स को. कौन महसूस करेगा? दूसरा मैग्नेट करेगा. ओके. मगर अभी हम लोग बात कर रहे हैं मूविंग चार्ज से रिलेटेड मैग्नेटिज्म का. क्या ऐसा कभी होता है मूविंग चार्ज से रिलेटेड मैग्नेटिज्म का? हाँ, 10th क्लास में आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. उस एक्सपेरिमेंट का नाम था
ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये बात याद आ रही क्या? ये बात याद आ रही? हाँ, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, मान लो एक रेजिस्टेंस है, उससे हम उसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक, तो करंट फ्लो करके देखते हैं। ये मैंने बैटरी लगा दिया, ये स्विच लगा दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये करंट मैंने फ्लो कर दिया, चलो ये करंट फ्लो हो गया। और पास में रखा एक मैग्नेटिक कंपास, को मैंने देखा कि वो डिफ्लेक्ट हुआ अपने ओरिजिनल पोजीशन से, नॉर्थ साउथ दिखाना चाहिए था उसको, उससे डिफ्लेक्ट हुआ। और यही किसने देखा था? यही देखा था हैन क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। ये हैन क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने, एक आदमी साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, उसने ये देखा, उसने ऑब्जर्व किया, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और एक्सपेरिमेंट को करते करते उसने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि अगर करंट फ्लो हो रहा है वायर से, तो उसके आसपास अगर कोई मैग्नेटिक नीडल को रखा जाए, मैग्नेटिक नीडल है ना, मैग्नेटिक नीडल वो काम आता है डायरेक्शन देखने की, समझ लो, है ना, अब आजकल तो एक्सपेरिमेंट में भी काम आता है, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाए। अब देखो बात, ये मैग्नेटिक नीडल असल में खुद में एक मैग्नेट होता है, ये छोटा सा मैग्नेट होता है, वो तभी मूव होगा जब दूसरा मैग्नेट पास में आए, उसमें फोर्स तभी लगेगा जब दूसरा मैग्नेट पास में आए जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगा रहा है। तो फिर ऑरेस्टेड ने बात बनाई, ये बात बोली कि ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड, जब हम कोई किसी वायर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, इसने बोला, कौन? ऑरेस्टेड ने, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स या फिर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास ये वायर जा रहा है ना, कंडक्टर, करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, ठीक। ये पहली बात थी। दूसरी बात, उसने क्या किया, उसने फिर अब क्या किया, बैटरी को पलट दिया, मतलब करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। करंट के डायरेक्शन को चेंज कैसे कर सकता है? बैटरी को पलट के। ये लो, बैटरी पलट दिया, बोला उसने, तो करंट का डायरेक्शन अब चेंज हो गया। करंट का डायरेक्शन चेंज होने से क्या कोई फर्क पड़ा? देखते हैं क्या फर्क पड़ा। करंट के डायरेक्शन चेंज होने से डिफ्लेक्शन का भी ओरिएंटेशन चेंज हो गया। डिफ्लेक्शन अगर उधर हो रहा था पहले, सीधे से उधर हो रहा था, अब उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है। इट मीन्स समथिंग इज देयर विच इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो गया करंट के फ्लो होने, करंट के डायरेक्शन के फ्लो चेंज होने से। ओके, गॉट दैट। तो हुआ क्या? ऑरेस्टेड ने दो बात बताई, पहली कि करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट will deflect the needle in opposite direction. तो change in direction of current से क्या होगा? चेंज इन या फिर डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। किसका? अपोजिट डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल का। ये नीडल का डायरेक्शन डिफ्लेक्शन का चेंज हो गया। तो ये दो बात बताई, तो क्या पता चला? मतलब कि एक वायर से जब फ्लो हो रहा है करंट, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, इसको थोड़ा सा और समझना चाहिए। थोड़ा सा इसको और समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि मान लो एक वायर लिया जाए, कंडक्टर वायर लिया जाए, और उसमें से हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं। मान लो ये एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है।
और पास में ही रखा एक पॉइंट है P, ओके सॉरी, पास में ही रखा एक चार्ज है Q, यहां पर एक चार्ज रखा हूं मैंने Q चार्ज, ये रुका हुआ है, अभी ये रुका हुआ है, मतलब मैंने इसको मूव नहीं किया, एट रेस्ट है, ये रुका हुआ है चार्ज, ये वाला रुका हुआ है। चार्ज के बारे में जान गए थे ना, पहले ही पढ़ लिए थे, ये चार्ज रुका हुआ है। तो ऑब्जर्व किए कि ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, मगर ये रुके हुए चार्ज पर कोई असर नहीं डाल रहा। ये चार्ज रुका हुआ है, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं डाल रहा, ये कोई भी असर नहीं डाल रहा, मतलब वो क्या रहा, नो फोर्स एक्ट्स, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज। कैसे पता चला कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, ना कोई अट्रैक्शन है, ना कोई रिपल्शन है, ना कोई अट्रैक्शन है, ना कोई रिपल्शन है। अभी देखो हमने क्या देखा इसके पहले कि एक करंट फ्लोइंग कंडक्टर था, उसके पास में हमने एक मैग्नेट नीडल रखा, मैग्नेटिक नीडल रखा, मगर अभी क्या रख रहे हैं, चार्ज रख रहे हैं हम लोग, ठीक। वो तो हैंस ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अभी हमने क्या देखा, करंट फ्लो कर रहे हैं, पास में एक चार्ज रख दिए, ये रुका हुआ है चार्ज, इसके ऊपर कोई असर नहीं, ना डिफ्लेक्शन हो रहा है, सॉरी ना कोई अट्रैक्शन हो रहा है, ना रिपल्शन हो रहा है, तो बोल सकता हूं कि नो फोर्स है, कोई फोर्स नहीं काम कर रहा वहां पे, ठीक। अब अगली बात, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात देखते हैं। मान लो ये एक वायर है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा, ठीक, पास में रखा एक चार्ज को मैंने थोड़ा सा मोशन दिया। मोशन देते कैसे है, मतलब मुझे इसे मोशन देने के लिए आगे बढ़ाया, इस डायरेक्शन में जाना था उसको, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक, इस चार्ज को ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जाना था, मैंने मोशन दिया। जैसे ही इसे मोशन मिला, ये देखा गया है कि ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, जिस पाथ में इसे जाना था, जिस रास्ते में इसे जाना था, उस पाथ से ये डेविएट हो जाएगा और कहीं और पहुंच जाएगा, जिधर जाना था वहां से ना जाकर कहीं और पहुंच जाएगा, यानी कि उसमें कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, फोर्स एक्ट्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स एक्ट्स ऑन मूविंग चार्ज। अच्छा, ये चार्ज के ऊपर फोर्स काम कर रहा है, कौन लगा रहा है ये फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, हैंस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ये अपना रास्ता भटक गया, कोई फोर्स लग गया उसके ऊपर, काम कर गया, है आसान बात। मगर अभी बात समझो, क्या बात है, अभी देखिए पहले वाली में भी मैग्नेटिक फील्ड था, मगर रुके हुए चार्ज पे कोई काम नहीं कर रहा था। पहले वाले इस पोजीशन में, ऐसे कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा था, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और स्टेट ने बोल दिया था मैग्नेट रखता है यहाँ पे आसपास तो वो रिपल्सन या अट्रैक्शन जरूर होता, मगर एक चार्ज रखा तो उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और ये हम लोग जानते हैं, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, ठीक। तो एक कंडक्टर जो है, वायर का करंट जिससे फ्लो हो रहा है, वो भी तो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेट की तरह काम कर रहा, ठीक। मगर वो एक चार्ज पे कोई काम नहीं करेगा, चार्ज पे कोई असर नहीं दिखाएगा, क्योंकि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। याद आ रही वाली बात फर्स्ट चैप्टर की, चार्ज के आसपास क्या होता है जिसके कारण वो फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वायर के कारण करंट कैरिंग वायर के कारण, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। दोनों का कोई मेल नहीं है, दोनों का कोई भी मेल नहीं है, अभी तो नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। मगर जैसी सेकंड कंडीशन में हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में एक चार्ज को रखा और उसे मूव किया, तो हमने देखा कि ये चार्ज भी अपना एक, जो मूव हो रहा है ना चार्ज, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर के अंदर, तो वो असल में क्या है, चार्ज का फ्लो होना। हम तो पहले से जानते हैं कि व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो एक्चुअली करंट इज एक्चुअली व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज। इस वायर के अंदर भी फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, और इसको भी हमने मूव कर दिया चार्ज को, तो यहां भी मोशन ऑफ चार्ज, यहां भी मोशन ऑफ चार्ज, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भिड़ी और एक फोर्स लगा दी, तभी तो ये डेविएट हो गया रास्ते से। मगर यहां पे वो बात नहीं थी,
इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी और इसके चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी जो रुका हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, इसके कारण कुछ नहीं हो रहा था। देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, नो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा तो क्या उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? एक वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, उसके आसपास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वायर के आसपास जीरो होती। हाँ, वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तभी तो वो चार्ज मूव कर पा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वायर के अंदर में, वायर के अंदर से ये चार्ज मूव हो रहा है, मगर वायर के बाहर, इस कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक, वरना ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता और इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर से फोर्स लग जाता। मगर क्या बोल रहे हैं? नो फोर्स एक्ट्स, बिकॉज ये तो रेस्ट का है, रेस्ट में ही रह गया। तो क्या बोल रहे हैं कि करंट एक वायर से फ्लो हो रहा है, कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तभी तो चार्ज उसको मूव कर पा रहा है चार्ज को। मगर मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको कुछ नहीं कर पा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये मोशन में नहीं है, मगर मोशन में आएगा वैसे ही वो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड भिड़ेंगे और कुछ ना कुछ एक फिनोमिना दिखाएंगे, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। क्या ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंट्रोडक्शन यहीं से चालू होता है हमारे एनसीईआरटी में भी, कि मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करते हैं? मूविंग चार्ज क्रिएट करते हैं मैग्नेटिज्म, ये याद रखना। रुका हुआ चार्ज क्या क्रिएट कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मूविंग चार्ज क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट ऑफ अ कंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ भी। तो चलो उसे देखते हैं। So now let us move to our next topic, which is magnetic field intensity, है ना। मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट में बोल देते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते थे डायरेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या है इसके बारे में भी जानोगे, हाँ? उसी को बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। ट जो है वो टी साइलेंट होता है, बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद आ रहा है, ई से डिनोट करते थे, है ना। किसी एक पॉइंट पर एक चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो रहा है, कितनी तीव्रता है किसी दूसरे पॉइंट पर, उसको हम लोग पता करते थे वहां पे। यहां पे वैसे ही है, मगर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक वायर है, कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इसके कारण एक पॉइंट पी पर कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, ठीक। इस पॉइंट P पर जो कितना दूर है, मान लो, चलो इससे हम लोग लेंगे आगे में, कुछ दूर है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं, है ना। इट इज डिनोटेड बाय, बात कर लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल B, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से डिनोट होता था, यहां पर B से डिनोट होगा, याद रखने वाली बात, ठीक। इसका ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज टेस्ला। निकोला टेस्ला नाम का एक साइंटिस्ट था, उसको ऑनर करने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट को टेस्ला दे दिया गया। बोलते टेस्ला है, लिखते हैं टी, ये याद रखना, है ना। बोलते टेस्ला है, लिखते हैं टी, ठीक। ये बात हो गई। अब एक बात और है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन भी होता है
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, है ना। तो डायरेक्शन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये तो बात हुई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। किसी पॉइंट पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उसकी इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। टेस्ला उसका ऐसा यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब बात आई बायोट-सैवर्ट लॉ की। बायोट-सैवर्ट लॉ के बारे में जानना है। बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या किया, एक चीज ऑब्जर्व की कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी वायर के कारण किसी पॉइंट पर कितना होगा। ओके, ये बात उसने ऑब्जर्व की। तो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की उसको देखते हैं। ये बात समझ में आई, मिटा दिया जाए इसे। तो बायोट-सैवर्ट ये भी एक साइंटिस्ट था, इसने क्या ऑब्जर्व किया और क्या देखा उसके बारे में बताते हैं। उसने बोला कि एक वायर जो किसी भी शेप का है, ऐसा नहीं बोल रहा कि सीधा वायर है, गोल वायर है या फिर स्क्वायर शेप का, ऐसा नहीं, कोई भी शेप का हो, तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ये तो हैंस और स्टेट ने बोल दिया था, आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मगर एक पॉइंट पर कितनी तीव्रता है, कितना भी दूर हो, तीव्रता पता करना है, इंटेंसिटी पता करना है उसका, तो बी पता करना है, बी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो उसने बोला कि मैं नहीं पता कर सकता, मैं पता नहीं कर सकता। इसका मतलब ये था कि वो एक छोटा सा एलिमेंट ले बोला, उसने बोला कि आप छोटा सा एक एलिमेंट ले लो, छोटा सा एक एलिमेंट ले लो। ये मैंने एक एलिमेंट लिया वायर का, मैं क्या कर रहा हूं, इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा भाग लिया, उसको उसकी लंबाई dl बोला, ठीक, dl, छोटा सा लेंथ को dl बोलूंगा मैं, है ना, छोटा सा लेंथ dl। उसने बोला पूरे लेंथ के लिए नहीं बता सकते, छोटे से एलिमेंट के लिए बता सकते हैं। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना, उसका भी एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो होता है, मगर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। याद आ रही है वाली बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था मैंने, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, है ना। उसमें हम लोग वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। तो इस करंट को, क्योंकि हमारा जो V है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी जानना है हमको। तो इसलिए उसने बोला कि ये करंट के डायरेक्शन को शो करने के लिए एक छोटा सा dl लेते हैं, एक लेंथ लेते हैं, जो कि उस वायर के थ्रू होगा और उस तरफ का डायरेक्शन देगा जिस तरफ का करंट है। तो मान लो ये है डायरेक्शन उसका, ठीक है, dl का डायरेक्शन, एक छोटे से लेंथ एलिमेंट, सॉरी वायर एलिमेंट का डायरेक्शन है ये, है ना, जिधर वायर से करंट भी फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्शन हो गया। और फिर उसने बोला जो पॉइंट P की जो बात कर रहे हैं ना, वो r डिस्टेंस अपार्ट है, r डिस्टेंस की दूरी पर है। अब देखो ये पोजीशन वेक्टर है, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहां से यहां की दूरी, है ना, यहां से यहां की दूरी, इस पोजीशन, इसका पोजीशन बता रहा है P का, कहां से, उस एलिमेंट से। कौन सा एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है। तो बायोट-सैवर्ट बोल रहा था, बायोट-सैवर्ट बोला कि जितना dl के बीच का लेंथ है, सॉरी dl और r के बीच का एंगल है, उसको मान लो आप थीटा, ठीक है, थीटा मान लो इसको, ठीक। करंट I है, dl छोटा सा एलिमेंट है, r डिस्टेंस है, p की दूरी, जहां पर हमको पता करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और dl और r के बीच का एंगल, क्योंकि दोनों एक वेक्टर है ना, ये भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कितना दूर में पोजीशन बता रहा है ना उसकी, और ये dl हमने वेक्टर मान लिया जो करंट के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक। तो उसने बोला कि अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब मैग्नेटिक फील्ड, जब भी मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं ना, तो आप समझना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा हूं, शॉर्ट में ये बोलते हैं। शॉर्ट में क्यों बोलते हैं ऐसे, तो बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है ना, यही मान लिया गया। मैग्नेटिक फील्ड अकेला कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कर सकते हैं, इससे वो एक क्वांटिटी बन गया। तो अब देखो उसने बोला छोटा सा एलिमेंट है, छोटे से एलिमेंट के कारण बता सकता हूं मैं कितना है, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड एक एलिमेंट के कारण dB बोलूंगा, ठीक है। ये dB जो है वो, ये dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना करंट फ्लो हो रहा है उस वायर से, पहली बात। फिर दूसरी बात, ये dB जो है वो जितना बड़ा एलिमेंट हमने लिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर तीसरी बात, ये dB जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कितने दूर में वो ऑब्जेक्ट, सॉरी वो पॉइंट है, उसके स्क्वायर के बराबर, उसके स्क्वायर के
डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये 3 बातें बताई उसने, ये 3 बातें बताई। तो इन तीनों को जोड़ दिया जाए। इन तीनों को जब जोड़ा जाता है तो मिलता है कि dB इज इक्वल टू, सॉरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl r स्क्वायर। ठीक, मगर अभी ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमको पता करना है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए देखो dl ऊपर, इधर वेक्टर, ये देखो dl भी एक वेक्टर है, r भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग बात कर रहे हैं। दो वेक्टर के कारण एक नए वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है। दो वेक्टर के कारण एक नए वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है। मतलब ये कौन सा वाला वेक्टर प्रोडक्ट है? ये एक है वेक्टर, सॉरी ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि dl इंटू आर लूंगा मैं यहां पे, dl इंटू आर, और नीचे वाले को r क्यूब बना दूंगा। बात समझ में आई क्या वाली? dl इंटू मतलब क्रॉस प्रोडक्ट विथ r, r क्या है? r वेक्टर भी है, ठीक है, ये r वेक्टर, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसका डायरेक्शन यहां से निकलेगा। कैसे? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो बात वही हुई जैसा ये चल रहा है, बिल्कुल I dl अपॉन r स्क्वायर, मगर मैंने डायरेक्शन पता करने के लिए, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी ना, डायरेक्शन पता करना है, इसलिए dl इंटू r ले लिया। कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, क्योंकि दो वेक्टर्स का है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। दो वेक्टर्स के डायरेक्शन को मिलाकर उनसे हमको तीसरा डायरेक्शन पता करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसीलिए बन गया dl क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r वेक्टर। ठीक, तो नीचे r क्यूब लगा दिया। मगर इसको जब मैं अब इक्वल टू फॉर्म में लाऊंगा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलने वाले हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, इंटू अब क्या बचा? I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r का क्यूब। ये बन गया अपना एक फॉर्मूला। कैसे बना? देखो कैसे बना। ऑब्जर्वेंस, जितना करंट बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा। जितना बड़ा लेंथ लोगे एलिमेंट का, उतना मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बनेगा P पॉइंट पर। जितना पास में रखोगे P पॉइंट को, उतना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा, और जितना दूर रखोगे उतना कम होते जाएगा, क्योंकि उसकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शन पता करने की बात और अच्छे से समझ में आएगी। अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे, सर ये क्या आ गया, है ना। स्पेशली जो 11th में वेक्टर प्रोडक्ट को थोड़ा ठीक से नहीं देखे थे, उनके लिए और थोड़ा लग रहा होगा ये क्या आ गया नया, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता था वेक्टर का, याद आ रहा है? उसमें से ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वल में चेंज करना है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। इसके बारे में अलग से बात होगी, मगर अभी देखो इसको थोड़ा सा आसान भी बना देते हैं। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जब बताना है ना, बताना मतलब डायरेक्शन भी पता करने का तरीका है। तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा dB इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया, मॉड लगा दिया, मतलब क्या है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे। तो वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा, I dl इंटू r साइन थीटा अपॉन r क्यूब। देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली मैंने जब ये वेक्टर प्रोडक्ट को रिजॉल्व किया तो मैं साइन थीटा लगा दूंगा। याद आ रहा है वाली बात? ये भी पहले होता था वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू a डॉट b साइन थीटा। याद आ रही वाली बात? ये वाली बात याद आ रही है क्या, है ना। मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू a इंटू b इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, dl और r दो वेक्टर थे, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा था, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो साइन थीटा पड़ गए, उनके बीच का एंगल थीटा। ठीक, ये बात याद आई? वैसे ही ये हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जान रहे हैं अभी, मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, थीटा की वैल्यू भी पता है। तो देखो ये r और r क्यूब कट कर r स्क्वायर बना देगा, नीचे बचेगा r स्क्वायर।
तो मैग्नीट्यूड जब पता करना है तो बस ऐसे ही पता कर लेना भाई, मैग्नीट्यूड जब पता करना है तो ऐसे ही पता कर लेना। मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पता करूंगा, डायरेक्शन देखी जाएगी। तो डायरेक्शन में टेंशन नहीं लेना, डायरेक्शन का भी हम लोग एक तरीका देखते हैं जो पढ़ चुके हो आप लोग 10th क्लास में। ठीक, तो दो फॉर्मूले बन रहे, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये अपने आप याद रहेगा। देखना वेक्टर dB यानी छोटा सा एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ब्रैकेट के अंदर dl वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, उसकी वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हाँ बस इसकी भी कुछ वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती 1 इंटू 10 टू द पावर -7, 1 इंटू 10 टू द पावर -7 क्या, टेस्ला मीटर एम्पियर। यूनिट कैसे पता चला, देखो ये टेस्ला में है, ये टेस्ला में है ना, इसको यहीं रहने दो, मीटर स्क्वायर आया, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, नीचे एक मीटर आएगा, डीएल का भी तो मीटर होगा है ना, तो मीटर स्क्वायर और मीटर कटा तो टेस्ला मीटर बचा, करंट का एम्पियर भी नीचे आ गया तो एम्पियर, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, तो ये उसकी यूनिट हो गई। ठीक है, ये म्यू नॉट जो है ना, ये म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। याद आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी था, है ना। मतलब क्या हो रहा है, ये जो वायर है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो भी मीडियम है ना, जो भी मीडियम है वो भी असर डालेगा, इसके बीच में ग्लास लगा दिए, इसके बीच में आपने वुड लगा दिया, या इसके बीच में कोई गैस है और कुछ नहीं है तो वैक्यूम है। तो जब वैक्यूम होगा ना तब उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की 1 इंटू 10 टू द पावर -7। ओके, याद रहेगी वाली बात। तो म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। जानना जरूरी है, इसके बारे में और न्यूमेरिकल आगे में हम लोग पढ़ेंगे, मगर अभी के लिए ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिलेगा, डायरेक्ट वैल्यू रखना 1 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, ये बात हो गई समझने वाली बात। अब बची है कि अगर आपको डीएल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर आएगा तो आप क्या करेंगे, मतलब डायरेक्शन कैसे पता करना है। तो चलो अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए जानते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने बात की कि एक वायर है कुछ ऐसा, कंडक्टर वायर जो बोलो, उसमें से करंट फ्लो हो रहा आई। ओके, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया यूं छोटा सा, इस एलिमेंट को नाम दिया डीएल, ये भी एक वेक्टर है, इसका करंट का डायरेक्शन में ही होगा, इसका डायरेक्शन, ओके, इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल करंट के डायरेक्शन में जाएगा। और एक पॉइंट P से आर वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, उस वायर से दूर एक पॉइंट P है और उसका पोजीशन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर R। अब देखो इसके डायरेक्शन का पता करना है, किसके डायरेक्शन का, डीबी का, क्योंकि यहाँ पे जो डीबी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना है, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। ओके, तो चलो P पॉइंट पे डायरेक्शन के बारे में हमको पहले ही 2 प्रकार के रूल पता चले। क्या, पहले ही मतलब 10th में, पहला था स्क्रू रूल। ये स्क्रू रूल क्या होता है, स्क्रू जानते हैं, एक स्क्रू ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ स्क्रू होता है, ये तो खीला है सर, नहीं स्क्रू भी वैसे ही दिखता है, बस उसमें क्या होते हैं, यूं ऐसे एजेस होते हैं ना, चूड़ियां होती हैं, और इसको हम लोग गोल घुमाते हैं तो ये दीवार के अंदर जाता है, और यूं निकालते हैं तो बाहर आता है। ठीक, स्क्रू रूल है भाई, है ना। तो इस स्क्रू रूल में क्या बताता है, स्क्रू रूल में बताता है कि आपको पता करना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपने को मालूम है कि ये करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है, इस वायर के इस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा।
ठीक है, तो ये हो गया मान लो डीएल का डायरेक्शन, और ये हो गया मान लो आर का डायरेक्शन, हमारे पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डीएल को आप आर की तरफ झुकाओ। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ये डीएल को, डीएल हमारा जो पोजीशन वेक्टर है ना, सॉरी हमारा एलिमेंट का वेक्टर है, करंट फ्लोइंग एलिमेंट का वेक्टर है, वो इस डायरेक्शन में, और पोजीशन वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में। तो आप क्या करो, पोजीशन एलिमेंट वाला जो करंट का डायरेक्शन है, हमको पता क्या करना है, पता करना है कि इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है। ये दो वेक्टर है पहले से, ये भी वेक्टर है भैया। तो अब क्या करो, इसको इधर ले आओ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां पहुंच रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, है ना। एंगल कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसा घूम रहा है भाई, क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब मैं स्क्रू को कैसे घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज। स्क्रू कुछ ऐसा होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है, क्लॉकवाइज घूम रहा है स्क्रू। तो क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं ना स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो कैसे जाता है, अंदर जाता है। हाँ, अब आप लोग को पता नहीं, हम तो कभी नहीं घुमाया सर स्क्रू को, स्क्रू कभी नहीं घुमाया, हम ऐसा काम क्यों करेंगे, मगर कभी करके देखना। स्क्रू को जब हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, तो वो अंदर की ओर जाता है, अंदर की ओर जाता है। इसका मतलब इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस बोर्ड के अंदर की ओर होगा, इस बोर्ड से बाहर से अंदर की ओर होगा, बाहर से अंदर की ओर होगा। बात समझ में, बाहर से अंदर की ओर होगा। ये प्लेन है, ये दो, ये भी तो एक प्लेन बना रहा होगा ना, डीएल और आर दोनों एक प्लेन बना रहे हैं, एक है ना, दो वेक्टर है, दोनों एक प्लेन बना रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर होगा, उससे अंदर की ओर होगा। अच्छा देखो, मान लो कोई ऐसा होता, ठीक, एंगल थीटा होता, तो अब क्या होता, हम लोग अब कैसे जा रहे हैं, उल्टा घूम रहे। स्क्रू कैसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा। उल्टा में क्या होता है, आप यूं करते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं, है ना, ऐसा नहीं घुमा रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज नहीं घुमा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो स्क्रू बाहर आता है। बाहर किधर आ रहा है, उस डायरेक्शन में। तो पी डायरेक्शन में कैसा होगा, बाहर की ओर, ब्लैक बोर्ड, ये ग्रीन बोर्ड से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखो ये चैप्टर में ना इमेजिन करना है, अरे चैप्टर क्या, फिजिक्स में पूरा इमेजिन करना है ना, समझते जाना है वर्ड्स को और समझते जाओ। ये क्या हो रहा है, ये बाहर की ओर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर यूं निकलता हुआ। तो इसको शो कैसे करें, तो शो करने के लिए ना हमारे फिजिक्स में ऐसे दे दिए, मान लो किसी पॉइंट में आपको डायरेक्शन बताना है अंदर की ओर जाते हुए का, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन अंदर है, तो ना ऐसा कभी दिखाते हैं हम लोग। मतलब कि यहां पे मैं कैसे करके दिखाऊंगा, इस पॉइंट पे ऐसा है डायरेक्शन, क्रॉस लगा दिया मैं, गलत हो गया करके नहीं, क्रॉस करके गोला लगा दिया, मतलब क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन। क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड टू द प्लेन। ठीक, और कभी ऐसा दिखे, गोल है और बीच में यू डॉट है, मतलब ये क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन। क्या है ये, आउटवर्ड डायरेक्शन, ये याद रहेगा। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, है ना, बाहर निकल रहा है। क्यों, क्योंकि स्क्रू घूम रहा है, बाहर निकलेगा स्क्रू। ठीक, और यहां पर अंदर की ओर। अच्छा, इसी को समझने के लिए ना हमने एक और रूल देखा था, वो और आसान है, उसी को समझ लेते हैं। वो है, सेकंड था, राइट हैंड थंब रूल। याद आ रहा है क्या, राइट हैंड थंब रूल। मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, मगर फिर भी बनाऊंगा मैं। ये कैसा हाथ है सर, हाँ ये हमारी कानून का हाथ है। ठीक है, ठीक, इसको ध्यान देना, ये हाथ हमारा राइट हैंड है। ओके, राइट हैंड है, ये राइट हैंड है। फिर से इसको बनाने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड है, राइट हैंड का हथेली है, पाम है। अब देखो जो डायरेक्शन करंट का है ना, तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, करंट के डायरेक्शन में। अभी अब देखो हम लोग यहाँ पे, ये वायर था, यूं था वायर,
है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा, करंट के डायरेक्शन में आप थंब को रखना और ये सॉल्व करना, इस पाम को मूव करना, मूव करोगे तो जिस पॉइंट पर P पर आपको करंट, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उसका डायरेक्शन पता करना है, तो वो वहां पर कैसा जा रहा है, ये पाम कैसे जा रहा है, देखो ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब क्रॉस लगा दो, इनवर्ड डायरेक्शन। यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं Q, U, करंट गया, ये घुमा, ये घुमा, ये घुमा, ये बाहर आ रहा है, 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 मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बात समझ में, इनवर्ड आउटवर्ड, बाकी तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट से पता ही चल जाएगा, हमको क्रॉस प्रोडक्ट से याद आ रहा है वाली बात बताया था, DL वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट R वेक्टर, ऐसे में क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको डायरेक्शन भी शो करना आ जाएगा। मगर जब हम लोग मैग्नीट्यूड अलग से निकाल देंगे ना, तो यूं भी बता सकते हैं डायरेक्शन कि आउटवर्ड इनवर्ड, मगर कभी आउटवर्ड इनवर्ड की जगह कोई और डायरेक्शन होगा ना, तो हम लोग को बताने में दिक्कत जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, DL क्रॉस R वेक्टर वाली बात करेंगे। ये भी आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, DL क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R वेक्टर, इसको बस आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, ये भी बन जाएगा। और अक्सर ऐसा पूछता है, ऐसा पूछ देता है, मगर ये भी सही है, बोर्ड में अक्सर ऐसा ही दे देता है, क्योंकि इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बना देता है, नीट JEE में बताने की बात है, तो ये भी होता है और ये भी होता है। दो स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, याद रहेगा ये याद रहा, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल ट्राई करने का कारण ये है कि न्यूमेरिकल जब हम लोग ट्राई करते हैं तो वी वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड वी कम टू नो दैट थिंग कॉन्क्रीट, एकदम हमारा जो भी समझा हुआ है ना, वो सब चीज एकदम दिमाग में जम जाती है। अच्छा, एक चीज बचती है, जो अभी हमने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा, बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा, उससे हमको क्या कंक्लूजन हो रहा है, तो उसके बारे में पहले जानते हैं। तो चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फॉर बायोट-सैवर्ट लॉ, क्या क्या हमको पता चलता है ना। वो तो फॉर्मूला तो बन गया है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं कि dB वेक्टर इज इक्वल टू, छोटे से एलिमेंट के लिए ना, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस वेक्टर ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R वेक्टर अपॉन R क्यूब। ठीक, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करें, वेक्टर फॉर्म तो ये हो गया, मैग्नीट्यूड पता करते हैं, तो dV इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, R कैंसिल हो गया इसलिए R स्क्वायर, ये बात हो गई, इसको भी याद रखना है, ये भी आसान है, ये भी याद रखना, दोनों याद रखना है। वैसे ये याद रहेगा आपको, इसको याद करना पड़ेगा, ये याद कर लिए तो ये भी याद रहेगा। पहली चीज क्या कंक्लूजन, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या ये बात सही है? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो जब एक छोटा सा एलिमेंट लोगे आप उस वायर का। ठीक, बायोट-सैवर्ट ने पहले ही बोल दिया कि वो बड़े पूरे के लिए मैं नहीं निकाल सकता, तुम लोग जानो। उसने बोला छोटे से एलिमेंट के लिए क्या होगा। वैसी बात है, हम लोग के पास बहुत सारे टूल हैं, इंटीग्रेशन क्यों पढ़ के बैठे हमने, वो इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, है ना। छोटा सा बता दिया, इंटीग्रेट कर दो, पता चल जाएगा, देखेंगे उसको। तो ये पहला हो गया, छोटे से एलिमेंट के लिए बस पता करना है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि dB वेक्टर इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। ये कैसे बात हुई, चलो देख लेते हैं। एक वायर हो गया, एक वायर ये रहा, ओके। इस वायर के में से करंट फ्लो हो रहा है, मान लो I करंट फ्लो हो रहा है। छोटा दिख रहा है, बड़ा बनाया जाए।
ये लो पूरा बड़ा, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक। इसमें से एक एलिमेंट लिया dl, छोटा सा एलिमेंट लिया dl, उसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, कुछ समझ लो, ठीक। पास में मैंने एक r वेक्टर लिया, पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट लिया p, वो r, उसका पोजीशन r वेक्टर बताएगा। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। कैसे? देखो ये P पॉइंट को मैं कम करते जाता हूं और ले आता हूं इस कंडक्टर के अंदर, या फिर बोल दूं ये dl और r वेक्टर के बीच का एंगल को मैं जीरो कर देता हूं। समझ में एक बार? मतलब क्या कर रहा हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू जीरो कर देता हूं, 0 डिग्री। कब होगा? जब एलिमेंट का डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन बिल्कुल कोलिनियर हो, एक साथ हो। ऐसा तभी हो सकता है या जब वो कंडक्टर के इनसाइड चले जाए वो पॉइंट, और दूसरा या तो वो पोजीशन एक्सियल हो, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हो। दोनों कंडीशन में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। चलो ये थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा कितना होता है? साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है भाई। तो इस फॉर्मूले में मैं जीरो रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? साइन थीटा की वैल्यू जीरो, इसको जीरो रख दिया तो आई dl सब मल्टीप्लाई डिवाइड सब जीरो, क्या मिलेगा? क्या db वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। सही है बात, ये भी याद रहेगी। तीसरी बात, तो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा जब ये थीटा, अच्छा देखो मैक्सिमम कब होगा पूछता है कोई ना, तो आप बोल सकते हैं जब करंट की वैल्यू ज्यादा हो, डिस्टेंस की वैल्यू कम हो, और डीएल का एलिमेंट का लेंथ ज्यादा हो, है ना। तो ये सब चीजें होंगी, मगर इन सब चीजों को तो आप बाद में चेंज कर रहे हो। क्या इस पोजीशन के कारण हम बोल सकते हैं कहीं पे कि इसका वैल्यू ज्यादा होगा? हाँ हो सकता है। मान लो थीटा इज इक्वल टू मैं 90 डिग्री रखता हूं, तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। साइन 90 कितना होता है? 1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तब क्या होगा? dB वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन आर स्क्वायर। ये 1 बन गया ना, साइन थीटा 1 बन गया, तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। यानी क्या बन गया? ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ऐसा कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे होगा? देखो ये 90 डिग्री हो जाए, जब ये जब 90 डिग्री हो जाए, परपेंडिकुलर रहे, करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर में कोई पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, तब वहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लाइन एलिमेंट। तीसरी बात हो गई, ठीक है, नोट्स में लिखा भी दूंगा, अभी के लिए बात हो गई। तो ये हुआ हमारा कंक्लूजन फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और बात को रफा दफा करते हैं। इतना हो गया, बहुत पढ़ लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी आज के लिए, क्योंकि यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। आज हमने क्या समझा? इंट्रोडक्शन समझा, और फिर एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो-सैवर्ट लॉ पूछा है, पिछले साल ही पूछा है, एक सेट में पूछा था। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यूमेरिकल। तो ये रहा एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो हमने पढ़ा, उसके बेस पे देख लेते हैं कि वो ऐसे ही है, क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन करके देखेंगे। जिनको बन सकता है पॉज करके इसको सॉल्व करिए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वायर इज प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक, कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द वायर पीस। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली जब भी बात आए ना, आप सबसे पहले क्या करना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना के देख लो भाई। ऐसा ही होगा, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, एक वायर है जो नॉर्थ साउथ वाले डायरेक्शन में है, ठीक, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा, आई करंट फ्लो हो रहा, और एक छोटा सा पीस है, छोटा सा पीस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 सेंटीमीटर
अब एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया 1 सेंटीमीटर का, डीएल की वैल्यू को 1 सेंटीमीटर ले लिया और उससे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक पॉइंट है पी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछ रहा है और ये आर की वैल्यू दे दिया 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो यानी थीटा की वैल्यू हमको पता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहां होता है? ये होता है नॉर्थ ईस्ट। तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी वो पता करेंगे, देखेंगे। गिवन सबसे पहले करंट आई की वैल्यू दिया है 8 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर, ठीक। डीएल छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया है, वो डीएल की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक। और 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक पॉइंट है पी, यानी कि आर की वैल्यू को 200 सेंटीमीटर दे दिया। अच्छा, उसको लिखने से पहले इसको 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो। मीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2, तो चलो 10 टू द पावर -2 मीटर बन गया ये, ठीक है। मीटर में चेंज 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक। आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, मतलब कि 200 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी कि 2 मीटर। ये भी सही। और कुछ दिया क्या? हाँ, एक चीज और दी है, ये थीटा। देखो, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन कितने एंगल में होता है? थीटा डिग्री होगा 45 डिग्री में। कैसे भाई 45 डिग्री कैसे सर? तो देखो, नॉर्थ से ईस्ट के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। तो नॉर्थ ईस्ट उसके आधे में होता है 45, 90 का आधा। अब पता क्या करना है? टू फाइंड पता करना है। डीबी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या करें कि इसका डायरेक्शन भी पता हो जाए और मैग्नीट्यूड भी। तो चलो पहले मैग्नीट्यूड का आसान वाला तरीका निकाल लेते हैं। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, 1 इंटू 10 टू द पावर -7 या 10 टू द पावर -7 लिखो। और आई की वैल्यू आएगी 8, डीएल की वैल्यू 10 टू द पावर -2 और साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, ओके। और आर का स्क्वायर है भाई, आर का यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, मिटाया जाए इधर, देखते हैं। तो अब क्या मिलना है? अब मिलना है हमें आंसर डीबी का मैग्नीट्यूड। मॉड में बता दी, मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, ठीक। अब देखो, ये 10 टू द पावर -7 है और 10 टू द पावर -2 उसको एक तरफ रख देता हूं, 10 टू द पावर -9 बना के, ठीक किया हूं क्या? बिल्कुल सही। अब बची बात 8 और इसको मैं 2 का स्क्वायर 4 लिख देता हूं, 2 1 जा 2 जा, ठीक। अब बचा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। पता था क्या? ये पता करना है भाई, याद रखना इसको। सो dB इज इक्वल टू वेक्टर मॉड, देखो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, तो एक √2 कैंसिल हो गया, √2 इंटू 10 टू द पावर -9, यही हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा वैल्यू में लिख देते हैं, दिस विल बिकम टू बी 1.414 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए डायरेक्शन के बारे में, यहीं पे ये है वायर से करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन थंब का हो गया हमारा, और यूं घुमाए हमने अपने पाम को, हाथ को। तो देखो इस पी पॉइंट पे कैसे जा रहा है, इस पी पॉइंट पे कैसे जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर होगा इसका डायरेक्शन। क्या लिखूंगा मैं, क्या बोलूंगा मैं इसे? आंसर बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड होगा 1.4, यानी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1.414 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला इनवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर लिख दो, या इनवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर
या फिर प्लेन ऑफ ग्रीन बोर्ड, है ना, क्या अंदर जा रहा है, इस बोर्ड के अंदर जा रहा है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो डीएल और आर जो एक प्लेन बना रहे होंगे ना, डीएल और आर एक प्लेन बना रहे होंगे, ये डीएल हो गया, ये आर हो गया, इन दोनों एक प्लेन बना रहे होंगे, उस प्लेन के इनवर्ट होगा। अभी के लिए मैं प्लेन ऑफ पेपर लिख दिया, या फिर बोल लिख सकता हूं प्लेन ऑफ डीएल एंड आर। ये था न्यूमेरिकल डायरेक्शन भी बता दिए और हमने बता दिया मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड आ रहा है 1.414 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। डायरेक्शन है इनवर्ड्स द प्लेन ऑफ डीएल एंड आर। So this is our numerical and we have gone through today इंट्रोडक्शन गए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, दोनों कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक क्रिएट करेगा, चार्ज पे कोई अंतर नहीं डालने वाला मगर मूविंग चार्ज पे वो इफेक्ट डालेगा। फिर उसके जाने हमने बायोट-सैवर्ट लॉ और उसका एक न्यूमेरिकल भी कर लिया हमने। दिस इज इट फॉर टुडे, और भी चीजों को हम लोग आगे करेंगे। हैव अ नाइस डे।